So today we are going to study about electrolysis of water. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि what is the definition of electrolysis of water. Electrolysis of water is the process of using electricity to decompose water into oxygen and hydrogen gas. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर को डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोज करने का मतलब है वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं. किस किस चीज़ में? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन. उसके और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमारी होती कैसे है. हाउ डू इट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. तो सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर बना लेते हैं. इस कंटेनर में ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम कराएंगे और इस कंटेनर को हम इलेक्ट्रोलिटिक टैंक कहते हैं. अब इसके अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे. ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती हैं एंड ग्रेफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. और ये ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. इसलिए हम ग्रेफाइट के रॉड्स को हम एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में मदद करती हैं. अब हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे बॉटम में हम लोगों ने क्या किया है कि रबर कॉर्क लगाई है यहाँ पे. ताकि रबर कॉर्क इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ताकि पानी नीचे ना निकले इसलिए, और ज़्यादा इधर उधर कंडक्शन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे रबर कॉर्क लगा दी है. अब हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारी, ये जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं, कार्बन की इलेक्ट्रोड्स हैं ग्रेफाइट की, इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. ये है हमारी बैटरी और इनसे हमने इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया है. ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है. और ये इस बैटरी का स्विच है जो कि अभी ओपन है. मतलब इस बैटरी में अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि सर्किट क्या है, ब्रेक डाउन है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है. अब हम क्या करेंगे, अब हमारा बेसिक सेटअप तैयार हो गया है. अब इसके अंदर हम लोग वाटर डालेंगे. और वाटर हमें किस लेवल तक भरना है, ताकि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोड्स पानी में डूब जाएं. ये सब क्या, इसमें हमने क्या डालना है, हमने डालना है इसमें वाटर. अब हमें क्या करना है, अब इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डालते हैं जिससे इलेक्ट्रोलिसिस बहुत आसान हो जाती है. तो ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा क्या करता है जिससे इलेक्ट्रोलिसिस इतनी ज़्यादा आसान हो जाती है. तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को उसके कंस्टिट्यूएंट आयन्स में आयनाइज होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिज़ोल्व होते ही अपने आयन्स में टूट जाता है और वो वाटर को भी उसके कंस्टिट्यूएंट आयन्स में टूटने में मदद करता है. इसलिए हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के समय, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए. तो हमारा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डज सल्फ्यूरिक एसिड डू ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, या व्हाई डू वी नीड टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो हमारा आंसर ये होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट हेल्प्स वाटर टू आयोनाइज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन्स. दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, या इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब्स हम लगा देंगे.
अब हमने टेस्ट ट्यूब्स क्यों लगाएंगे इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर? हमने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर टेस्ट ट्यूब इसलिए लगाई है ताकि अगर कोई भी गैस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठी हो तो वो हमें पता चल जाए, नहीं तो हम ऐसे पता नहीं लगा पाएंगे कि कोई गैस बन रही है या नहीं बन रही है। अगर इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर कोई भी गैस इकट्ठी होगी तो इस पानी के अंदर, ये जो पानी है ना, इसमें बबल्स बनने लगेंगे। और बबल्स बनने का मतलब क्या होता है? बबल्स बनने का मतलब ये होगा, इट शोज़ दैट अ गैस इज़ फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब, और वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा। नहीं तो अगर टेस्ट ट्यूब नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो गैस जो बनेगी वो उड़ जाएगी और फिर हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि कोई गैस बन भी रही है या नहीं। इसलिए हमने इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या लगाए हैं? टेस्ट ट्यूब, ताकि हम गैस को कैप्चर रख सकें, ताकि हमें पता चल सके कि कोई गैस यहाँ पे बन भी रही है या नहीं। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्विच को ऑन कर देंगे। मतलब अब ये सर्किट क्या हो गया? क्लोज़ हो गया। जैसे ही सर्किट क्लोज़ हुआ वैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बैटरी में? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसके करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू कर देंगे। पर हमें ये पता है कि करंट कैसे कब फ्लो करता है? करंट तभी फ्लो करता है जब सर्किट क्या होता है? क्लोज़ होता है। यहाँ तो सर्किट पूरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तो इसका कंडक्टर है, और ये यहाँ पे ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, बट इसके बीच में क्या है? इसके बीच में तो कोई क्लोज पाथ ही नहीं है, तो करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा। और करंट कब फ्लो होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, या इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, तभी करंट ट्रैवल करता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे हमने बैटरी को ऑन किया, तो बैटरी को ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ़्लो करने लगेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और हमारा जो वाटर भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो वो हल्का हल्का आयोनाइज होना शुरू हो गया था। तो वाटर की कौन कौन से आयन्स होते हैं? वाटर जब आयोनाइज होता है तो वो टूट जाता है H+ आयन्स में और OH- आयन्स में। तो वाटर जैसे वाटर आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा तो वो H+ आयन्स में टूटेगा, और किस में टूटेगा? हाइड्रोक्साइड आयन्स में। अब क्या होगा? जो H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ये क्या हैं? ये कैटायंस हैं, और इनके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। H पॉजिटिव आयन्स, ये कैटायन जो भी होता है उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, ये अपनी तरफ H पॉजिटिव आयन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये अपनी तरफ H पॉजिटिव आयन्स को अट्रैक्ट करेगा। और हाइड्रोक्साइड आयन्स के पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? क्योंकि ये एनायन है, हाइड्रोक्साइड आयन है ना, क्योंकि ये एनायन है तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस में है। इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अब इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रोड के पास, पर ये कैसा है? ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे।
और इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसे इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और हाइड्रोक्साइड आयन के पास क्या है, बहुत सारे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रोड हाइड्रोक्साइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला इलेक्ट्रोड अपनी तरफ हाइड्रोक्साइड आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहीं पे हमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रोड कैटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। और जो इलेक्ट्रोड एनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड। तो जो कैथोड होगा वो H+ आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद में क्या करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद में वो ये जो एक्स्ट्रा उसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, वो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन कैटायन को देगा, ये एक्सेस को इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन को ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन एटम में। ऐसे ही इस कैटायन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला, ये जो H+ आयन है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी थी, तो जैसे ही वो उसे इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला इस कैथोड से, वैसे ही ये किस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन एटम में। और ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। कहाँ पे, कैथोड पे। अब आते हैं हम लोग एनोड पे। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे तो हम लोग यहाँ पे ही इसी पॉइंट पे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन आयंस से जब दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। तो कैथोड पे क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 से 0 में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन। किसका, हाइड्रोजन आयंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब हम आते हैं एनोड पे। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन जो है हमारे वो पहुँचेंगे एनोड पे। अब हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे पहुँचेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एनोड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या होगा, एनोड डेफिशिएंट है तो इस एनोड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन्स देंगे इस एनोड को। कैसे देंगे, जैसे अब हम एनोड का रिएक्शन देख लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है, +4 H+ आयन्स में टूट जाता है, +4 इलेक्ट्रॉन्स। और यही 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, एनोड के पास आ जाते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके पास जाएंगे तो क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, +4 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, +4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बनेंगे वो ये किसे दे देंगे, ये इस एनोड को दे देंगे। और ये इस एनोड को जब मिल जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से वापस बैटरी में चले जाएंगे। और जब ये वापस बैटरी में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करता रहेगा। कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस इस पानी से ख़त्म नहीं हो जाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीजन की क्या थी, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और अब प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ठीक है, तो एनोड पे -2 से
ज़ीरो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। तो एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी, एनोड पे हमें मिलेगी O2 गैस, एनोड पे हमें मिलेगी ऑक्सीजन गैस। तो कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीजन गैस है और कौन सी हाइड्रोजन गैस, कौन सी इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि देखो गैस तो कलरलेस होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस है, ये क्या ऑक्सीजन है एनोड पे या हाइड्रोजन गैस है एनोड पे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम बर्निंग मैच स्टिक इसके सामने लेके आते हैं, बर्निंग मैच स्टिक हाइड्रोजन गैस के सामने लेके आते हैं, तो एक पॉप साउंड की आवाज़ आती है और वो मैच स्टिक बुझ जाती है। तो इससे हम लोग हाइड्रोजन गैस का पता कर सकते हैं। और जो दूसरी गैस होगी, जो दूसरे इलेक्ट्रोड पे होगी, वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन गैस होगी, है ना। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, कंबस्टेबल होती है। तो अगर मैच स्टिक उस इलेक्ट्रोड के ऊपर लेके आएंगे तो वो मैच स्टिक और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगेगी। तो ये ऑक्सीजन गैस की पहचान कर सकते हैं, बट मेनली हम लोग हाइड्रोजन गैस से ही पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी गैस इकट्ठी हुई है, यहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये कौन से बबल्स बनेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे। और यहाँ पे जो बबल्स बनेंगे वो किस गैस के बनेंगे, ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनेंगे। तो जैसे ही हमने ये टेस्ट ट्यूब हटाया और बर्निंग मैच स्टिक इसके सामने लेके आए, इसके ऊपर लेके आए, तो बर्निंग मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ में जलना बंद कर देगी। ये पहचान है हाइड्रोजन गैस की। और ऑक्सीजन गैस की क्या पहचान है, ऑक्सीजन गैस जो, और नहीं तो हम ये कह सकते हैं अगर एक ये हाइड्रोजन गैस हमने पहचान ली तो दूसरी गैस ऑक्सीजन गैस ही होगी, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड and oxygen gas is produced at anode. और ये कंप्लीट इक्वेशन है ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या कि जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, then 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen gas is formed। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 molecules of water की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो 2 molecules of hydrogen gas बनेगी और 1 molecule of oxygen gas बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम होगी, या फिर यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड जो होगी, दैट विल बी 2 times more than the volume of gas collected here। अगर मान लो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड 100 ml है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस कनेक्टेड 2 times more का मतलब है 2 × 100। इसका मतलब यहाँ पे जो गैस कलेक्ट होगी वो कितने ml होगी, 200 ml। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम है वो हमेशा ऑक्सीजन गैस से 2 times होती है, डबल होती है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ पे कितनी मोल है, 1 मोल, और यहाँ पे कितना, हाइड्रोजन गैस कितनी है, 2 मोल। तो इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस का अमाउंट इज़ 2 times मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। और ये है हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की इक्वेशन। ये है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एट कैथोड की इक्वेशन, जिस पे हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। और ये हमारी एनोड की इक्वेशन है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स
वाटर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये हमारी ऑक्सीडेशन की एनोड पे जो हो रहा है उसकी इक्वेशन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ जो बैटरी इकट्ठा कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन आयंस ले रही हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। और इसी तरीके से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लगातार चलता रह रहा है। इसका मतलब है इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और ये करंट कब तक फ्लो होगा, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ के ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तब तक ये इलेक्ट्रोलिसिस चलती रहेगी। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोलिसिस कब तक चलती रहेगी, तो इलेक्ट्रोलिसिस तब तक चलती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस ख़त्म नहीं हो जाते। थैंक यू।